नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। होब ब्रांड का एक कोट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई एंड इंस्पायर पीपल सो दैट दे कैन बी ग्रेट इन वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। दोस्तों, ट्राई एंड इंस्पायर ऐसी ही एक चीज़ जो है वो हमारे एक स्टूडेंट ने की है। उनका नाम है अमित सिंह। आपने देखा होगा कि अमित सिंह जो हैं वो रेगुलरली कमेंट करते हैं और उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा और उस ईमेल में उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं उनकी टीम की। और ये टीम जो है वो पौधे लगाती है, प्लांट्स जो हैं उनको इम्प्लांट करते हैं अलग अलग जगहों पर। तो बेसिकली जो हमारा मिशन लाइफ है, उस मिशन लाइफ पर एक्चुअली जेन्यूनली अमित सिंह और उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि उनका ये जो काम है उससे और ज़्यादा लोग जो हैं वो इंस्पायर हो, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके साथ अमित सिंह, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू विजिट हिज सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर हैंडल या फिर एफ बी का अगर आपका पेज है। आई नो योर ट्विटर हैंडल, लेकिन आपका एफ बी का अगर पेज है देन आई वॉन्ट यू स्टिक इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 29 नवंबर 2022 है दोस्तों। मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताया है और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि अगर प्रिपरेशन को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपका ईमेल जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, राइट। आप जैसे व्हाट्सएप पर चीज़ें लिखते हैं वैसा अगर आप ईमेल लिखेंगे तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो ईमेल करने वाले हैं उनको बता दूँ, इट शुड बी ए वेरी फॉर्मल ईमेल। और ये ऐसा नहीं है कि फॉर्मल ईमेल जो है मुझे बड़े बड़े अच्छी तारीफ़ें सुनने का शौक़ है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हकीकत तो ये है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते तो फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। आप जब ईमेल लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से ईमेल लिखें। इट्स वेरी सैड कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप एक ईमेल भी नहीं लिख पाते, isn't it? तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या हमें जेन्युइनली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेसिक्स इतने वीक हैं। मैं यहाँ पर किसी को डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी सैड थिंग कि एक ईमेल जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता है। कोई स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट में ही अपने प्रॉब्लम्स लिख देते हैं और बाकी का ईमेल जो है वो खाली रहता है। ना तो कोई ऐसे रिक्वेस्ट हैं, ना तो कोई फॉर्मल इसका स्टार्टिंग है, राइट। वो कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल आते हैं और कहते हैं कि वक्त नहीं मिल रहा है, राइट। और डिटेल्स भी कितनी दे रहे हैं, सिर्फ इतनी डिटेल्स कि मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ और अब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और मुझे वक्त नहीं मिलता। मीन्स अगर आप मुझे अपने शेड्यूल के बारे में भी नहीं बताएंगे, मुझे कॉलेज का आपका टाइम नहीं पता है, आपके जॉब का टाइम नहीं पता है, तो फिर आपको मैं सॉल्यूशन दूं तो क्या दूं। तो आप थोड़ा सोचिए, दिस इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, राइट। अगर कोई आपके प्रॉब्लम को सुन रहा है और आपको सॉल्यूशन देने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर आप इसका लाभ उठाइए, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कीजिए। आप इसमें अच्छी तरीके से लिखिए ईमेल में कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। आप अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि आपका वीक जो है या फिर इन जनरल आपकी लाइफ जो है, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, राइट, कब जॉब का टाइम है, कब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। आप 2 लाइन में अगर चीज़ें, तो फिर यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो यहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप अगर इस प्रकार से जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, आपको कोई जॉब नहीं देगा और आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप बहुत ही अच्छे विचार वाले अच्छे परिवार से आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिक्रूट नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने
जो कम्युनिकेशन है वो ही प्रॉपर नहीं किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं, आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ पूछेंगे और आप बता देंगे कि एक एक शब्द में आप चीज़ें उनको देंगे, तो वो कैसे जज कर पाएंगे कि आप जो हैं वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए लायक हैं या नहीं। आंसर राइटिंग में आप इस प्रकार से चीज़ें लिख कर आ जाएंगे तो क्या वो आपको मार्क्स देंगे? नहीं। तो ये जो चीज़ है वो ऐसा नहीं कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा तब मैं अच्छी चीज़ें लिखूंगा, तब मैं राइटिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ये आपके जीवन का पार्ट बन जाना चाहिए। डोंट यूज दोज जो शॉर्ट फॉर्म्स जो हम व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार से बातें नहीं करता हूँ। वो जो एक आज ट्रेंड आ चुका है सी या, राइट, तो ऐसे सी या ऐसा लिखा जाता है। डोंट राइट दिस लैंग्वेज, ये एक बहुत बुरी आदत हो जाएगी। राइट डाउन सी यू लेटर। कितना वक्त लगेगा? 2 सेकंड्स लगेगी। लेकिन ये आदत जो है वो ऐसी होनी चाहिए आपकी। अब आपके ऊपर हैं, आप सोचिएगा इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द हिंदू एनालिसिस का, द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल है सेम राइट्स। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों सॉरी, मैंने थोड़ी बातें जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए कर दी, बट यू नो कि वी ग्रो टुगेदर, राइट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी गलती ना हो, इसलिए मुझे 4-5 मिनट्स जो है वो स्टार्टिंग में इस इम्पोर्टेंट विषय पर इन्वेस्ट करनी पड़ी। ओके, सेम राइट्स की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से अपना रिस्पॉन्स मांगा है। सरकार को कहा कि बताइए कि आपका क्या स्टैंड है, किस चीज़ पर? सेम सेक्स मैरिज अंडर ए स्पेशल लॉ। एक बेंच है जिसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली। तो इनके सामने एक ऐसी पिटीशन आई है, 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। और जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज वो करना चाहते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो हैं, तो उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं तो वो ऐसे जो केसेस हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी के कपल्स जो हैं तो उनको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में नहीं मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जितनी अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस प्रकार के केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र करके अपने पास ले लिए हैं, ताकि ये प्रॉब्लम जो है, ये इश्यू जो है वो एक ही जगह पर सॉल्व किया जा सके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ आज दुनिया में 30 जितने देश हैं जिसमें USA भी शामिल हैं। जुलाई 2022 में USA का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने ये अप्रूव किया है एक लेजिस्लेशन जो LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो मैरिजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको अप्रूवल देता है ये जुलाई 2022 वाला उनका लॉ। और 30 जैसे देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव करते हैं, उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया है। अब हमारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है? 2 चीज़ें हैं, 2 लैंडमार्क जजमेंट्स। एक 2017 का है KS पुत्थस्वामी वर्डिक्ट। ये किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी में क्या है कि प्राइवेसी जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में प्राइवेसी में अगर पॉर्न फिल्में भी देखता है तो वो उसका पर्सनल फ्रीडम है, वो उसकी चॉइस है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप पॉर्न फिल्म्स देखें, राइट। इट्स नॉट हेल्थी, इट्स नॉट गुड फॉर योर माइंड। दैट्स द मेन थिंग अबाउट इट। वो जो है पॉर्न जो है दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि प्राइवेसी जो है मीन्स आप बेडरूम में, आप एक प्राइवेट जगह पर अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, देन एज वेल इट्स टोटली बिटवीन यू टू। जो 2 लोग हैं उनके बीच की बात है, उनको जो पसंद आए वो करें। तो उनकी प्राइवेसी जो है मीन्स वो उनका फंडामेंटल राइट है। ये KS पुत्थस्वामी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो दिस इज नंबर 1 थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 लोगों के बीच में अगर जो भी रिलेशनशिप है तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है।
और वो प्राइवेसी में जो भी करना चाहते हैं, दैट्स टोटली देयर चॉइस। नंबर 2, नवतेज सिंह जौहर केस, 2018 का ये केस है, और इस केस में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया। अब इसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो क्या हुआ कि हमारे देश में, इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, अगर आप इतिहास को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि महाभारत में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शिखंडी। तो उस समय पर शिखंडी जो हैं उन्होंने युद्ध लड़ा था, महाभारत के युद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब शिखंडी जो हैं उनको पर्टिकुलरली इनके खिलाफ रखा गया था भीष्म पितामह के सामने। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज के जो LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे इतिहास में तो हमेशा इम्पोर्टेंट जगहों पर रहे हैं। उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ पर उनको अलग अलग पोजीशन पर रखा जाता था, तो उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं था। फिर अगर आप मिडीवल हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके कमांडर्स जो हैं वो LGBTQIA+ कम्युनिटी के थे। तो क्योंकि वो अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे, अच्छे कमांडर थे, तो उनको वो इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है वो दी गई थी। तो लोग उस समय पर उनका मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें नहीं थी। जोधा अकबर फिल्म में भी हमने देखा कि जो ऐश्वर्या राय का जो कैरेक्टर है, तो उनका जो महल होता है, रानी का जो महल होता है, तो उस महल में भी बहुत सारे ऐसे LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते थे, और राजा के साथ भी वो बात करने की उनकी एक ऐसी पोजीशन पर थे कि वो राजा से भी कम्युनिकेट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इतिहास में थी। लेकिन फिर आया ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश राज जो हैं तो वो एक अलग मेंटालिटी से आए थे, राइट। उनका जो रिलीजन जो उनको जो चीज़ें कहता था, उस समय की जो बातें हैं, तो फिर उन्होंने ये लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और तब से हमारे देश में LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इस चीज़ से बाहर हो गए, मीन्स सोसाइटी के बाहर हो गए। उनको भीख मांगनी पड़ी, या फिर हम देखते हैं कि मैनी ऑफ देम आर इन प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई। लेकिन अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। हमारे जो सिटीजन, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वो भी जो इलेक्शन का जो वोटर ID कार्ड होता है, तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, मेल, फीमेल, या फिर आप अगर कोई थर्ड जेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड जेंडर उसमें लिखा हुआ होता है। तो बहुत सारी जगहों पर अच्छी तरक्की हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको आज भी अपग्रेड करना बाकी है। तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो वी नीड टू टेक, वी इन द सेंस कि गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्शन ऑन दिस थिंग। अब पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं, और ख़ास करके जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो उस कंजर्वेटिव सोसाइटी को चैलेंज करते हुए जजमेंट्स जो हैं वो पास किए। जो एज ओल्ड सोशल नॉर्म्स हैं, तो उनको रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्ट जजमेंट जो है वो दिया है। तो अब सरकार जो है वो थोड़ी चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर कोई स्टैंड ना ले ले, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप अपना स्टैंड जो है वो बताइए। अब ये सारी चीज़ें जो है वो तब तक चेंज नहीं होगी, लॉ आ जाएंगे लेकिन चीज़ें तब तक चेंज नहीं होगी जब तक सोशल माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि सोसाइटी में आज भी ऐसा है कि कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो ज़्यादा है, और कोई भी अगर थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, और ऑस्ट्रेसाइज्ड भी किया जाता है। और जो एक्टिविस्ट्स हैं वो वही डिमांड कर रहे हैं कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं तो उनको भी वो अधिकार मिले जो ट्रेडिशनल मैरिज के कपल्स को मिलते हैं, जैसे कि राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड थिंग्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी इसमें फ्यूचर में ऐड होगी। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टाइम फॉर चेंज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। 1989 में जो प्रोटेस्ट हुआ था चाइना में, उस प्रकार का प्रोटेस्ट जो है वो हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है, और इसका जो टिपिंग पॉइंट है, ट्रिगर जो है, ये हुआ उरुमकी में। हमने डिस्कस किया था कि कैसे 10 लोग जो हैं वो जल कर मर गए, क्योंकि
जो बिल्डिंगें थी वहाँ पर बाहर से ताले लगा दिया था बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो कोविड पॉलिसी, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। हांगकांग से जो डेटा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि अगर 3 डोजेस चाइनीज़ वैक्सीन के दिए जाए, राइट, चाइनीज़ वैक्सीन आर लेस इफेक्टिव दैन mRNA शॉट्स, बट अगर 3 डोजेस दिए जाए तो फिर ये एल्डरली लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। अब चाइना में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर 250 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनकी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा है। तो ऐसे सिर्फ 68% लोगों को 3 शॉट्स मिले हैं। 30 मिलियन चाइनीज़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 80 या फिर उससे ज़्यादा है, उनमें सिर्फ 40% जो है उनको 3 डोजेस मिले हैं। और गवर्नमेंट का डर यह है कि अगर ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको अगर इतनी ज़्यादा वैक्सीन्स अगर दी जाएगी, इन द सेंस के जो वैक्सीन्स उनके पास है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एल्डरली लोगों को अगर दी जाएगी तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो थोड़ा कोलैप्स हो सकता है। तो ये डर है चाइना का। वैसे देखा जाए तो चाइना में इसकी शुरुआत हुई और कोविड की ऑफकोर्स शुरुआत हुई, और जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही थी, इटली और यूएस से, फिर भारत में लॉकडाउन आया, तो उस समय पर जब भारत में फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था तो चाइना के कुछ रीजन्स जो हैं वो अनलॉक हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन जो है वो उन्होंने ढूंढ निकाली थी एंड वो जो है वो धड़ाधड़ चीज़ों को अनलॉक कर रहे थे। तो चाइना ने काफ़ी अच्छी स्पीड से वो सारी चीज़ें जो हैं वो की, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी कम होने की वजह से, और जैसे हमने देखा कि सारी पॉपुलेशन को प्रॉपरली कवर नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना में जो है वो लॉकडाउन की वेव्स जो हैं वो लॉकडाउन, लेकिन ये कोविड की वेव्स जो हैं वो आती जाती रही, और इसके साथ साथ लॉकडाउन्स भी जो हैं वो आते जाते रहे। लेकिन अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने ज़ीरो कोविड अप्रोच को पर्सनली एक पूरा अपना बैकअप मीन्स अपना सपोर्ट दिया है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया के दूसरे देश जैसे अनलॉक हो चुके हैं, तो शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि जब तक ज़ीरो कोविड ना हो जाए तब तक वो लॉकडाउन्स को नहीं रोकेंगे। लेकिन अब लोग जो हैं वो ऊब चुके हैं, लगभग 3 साल हो गए हैं। कोविड मीन्स आप देखिए अभी नवंबर ख़त्म होने को आया है, इट वॉज नवंबर या फिर उससे पहले की बात है 2019, इसीलिए कोविड का नाम जो है कोविड-19 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 2019 में पाया गया था। भले ही हमारे देश और दूसरे देशों में इसका कहर जो है वो 2020 में स्टार्ट हुआ, लेकिन चाइना में एक डॉक्टर थे, याद आया आपको? अब मीन्स आई एम नॉट श्योर कितने स्टूडेंट्स होंगे जो उस टाइम पर प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उस समय पर एक चाइना के डॉक्टर थे, और वो जो डॉक्टर हैं वो अपने डेथ बेड पर, जब वो आखिरी सांस में थे, तो वो डॉक्टर जो है वो बता रहे थे दुनिया को, मीन्स चाइना को भी बता रहे थे, मीन्स अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि देखिए इस प्रकार का एक नया वायरस जो है वो आया है, हमें इससे संभल कर रहना होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। उन्होंने वार्निंग दी थी लेकिन उसको इग्नोर किया, और फिर फाइनली दिसंबर 2019 में सारी चीज़ें सामने आई, और फिर दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में स्टेप्स उठाने जो हैं वो स्टार्ट किए। तो 3 साल हो चुके हैं चाइना में तो कोविड-19 के, तो ये 3 सालों के अंदर अब लोग जो हैं वो ऊब चुके हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी जो चाइना के लिए हो सकती है दैट इज़ कंप्लीट वैक्सीनेशन कवरेज, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज, और इसी के साथ साथ ये ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी जो है वो इसको धीरे धीरे फेज आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन होता है तो पूरी दुनिया के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉस एंड डैमेज डिसीजंस, पिटफॉल्स एंड प्रोमिसेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों इससे पहले हमने लॉस एंड डैमेज के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, इज़न्ट इट? ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब COP27 इजिप्ट में जो हुई, तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे जो है दैट इज़ लॉस एंड डैमेज, राइट। और पर्टिकुलरली वे सारे देश जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हुए हैं, तो उनका कहना यह है कि आप हमें और ज़्यादा फंड्स दीजिए। हमने खास करके जो आइलैंड नेशंस है, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस, तो उनका कहना यह है कि हमने इतना कोई ख़ास पॉल्यूशन किया नहीं, ये डेवलप देशों ने पॉल्यूशन किया है, और इसकी वजह से अब बर्फ़ पिघल रहा है, समंदर का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और हमारे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो आने वाले कुछ दशकों के अंदर डूब जाएंगे। तो हमारा तो पूरा कल्चर, सारी चीज़ें जो हैं हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम रेफ्यूजी बन जाएंगे। आज हम एक बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद, कुछ दशकों के बाद हमारे बच्चे जो हैं वो आपके देश में रेफ्यूजी के तौर पर आकर उनको रहना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास।
तो कह रहे हैं कि पैसा दीजिए हमें ताकि हम इन सारी चीज़ों को मिटिगेट कर सकें। अब यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया है COP27 में कि ट्रांजिशनल कमिटी जो है वो गठित की जाएगी, और ये ट्रांजिशनल कमिटी जो है वो सारे ये न्यू फंडिंग अरेंजमेंट जो हैं, तो इसको ऑपरेशनलाइजेशन कैसे किया जाए और इसको कैसे COP28 में अडॉप्ट किया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर डिसीजंस जो हैं वो लेने वाली हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो इसकी एक आप कह सकते हैं, दिस इज़ द थिंग दैट वी गॉट फ्रॉम COP27. There is a question mark over the new L&D fund with non-compliance by developed countries as far as climate finance's commitment is concerned. अभी L&D को लेकर भी एक नॉन कंप्लायंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। स्कॉटलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने इसको फंड देने की बात बताई है, लेकिन सारे डेवलप देश जो हैं वो इसको फंड देने के लिए उतने ज़्यादा तैयार नहीं हैं। और हमने कई बार इस चीज़ के बारे में भी बात की थी कि ये डेवलप देश जो है वो 2020 से हर साल $100 बिलियन देने वाले थे, लेकिन ये भी उन्होंने पैसे जो हैं वो टाइम पर नहीं दिए, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो हो रही हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ अस एट ऑल। जो छोटे छोटे देश हैं उनको एओसिस कहा जाता है, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, और ये जो देश है उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली अपना स्टैंड जो है वो रखा है। तो वी ऑल नो कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम सबको मिलकर काम करना होगा, चाहे देश हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, एवरीवन शुड वर्क टुगेदर, तभी ये क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोका जा सकता है। और जिन्होंने डैमेज किया है उनसे तो पैसे हमें निकालवाने ही पड़ेंगे, और इसके साथ उनके पास जो टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी भी उनको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी डेवलपिंग देश के साथ, ताकि हम जो हैं वो डायरेक्टली जंप कर सकें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो डेवलप देश हैं तो उनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, फिर अपग्रेड हुई, फिर अपग्रेड हुई, फिर नई टेक्नोलॉजी, लेट्स से कि आज वो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और भारत और दूसरे देश जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर ये डेवलप देश जो है वो हमें पैसे और सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये चीज़ को स्किप करके डायरेक्टली हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत स्टैंडर्ड 4 था, राइट, 4 BS4 यूज़ किया जाता था हमारे यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि BS5 नहीं, डायरेक्ट BS6 पर जंप कीजिए। तो वही हुआ ना, हमने BS5 को टोटल स्किप कर दिया, हमने डायरेक्टली जंप करके BS6 में पहुंच गए, फ्रॉम 4 to 6। तो वैसे ही यहाँ पर हमें सारे डेवलपिंग देश को एक जंप की ज़रूरत है। स्टिल एंड नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। देखिए, आज भी हमारे देश में हर जगह पर इसमें पढ़े लिखे परिवार भी आ गए, अनपढ़ परिवार भी आ गए, अर्बन एरियाज़ में होता है, रूरल एरियाज़ में होता है, टाउन्स में होता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ख़ास करके जो फिज़िकल वायलेंस है, और वायलेंस सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, इमोशनल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। तो 25 नवंबर जो है ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, और 25 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ, यू नो कि ये जो है वो एक 16 दिनों का जो एक पीरियड है, तो इस पीरियड को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। नो अभी 1-2 दिन पहले ही हमने इसके बारे में भी बात की थी। हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 2005 में इसको लाया गया। कुछ 17 ईयर्स हो गया इस एक्ट को, लेकिन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था, अच्छा लॉ है, लेकिन आज भी जो चीज़ें वहाँ पर लिखी गई हैं वो चीज़ें आज भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रही हैं। और उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर तबके के अंदर हमें ये वायलेंस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते, बहुत सारे केसेस जो फिजिकल वायलेंस होता है। देयर आर सो मेनी फैमिलीज आउट देयर। आपको बाहर से लगेगा कि दिस कपल इज लिविंग, मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल जीवन उनका चल रहा है, बहुत प्यार है, बट अंदर जाकर आप देखेंगे सारे कपल्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कपल्स में ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ पर हाथ उठाता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत आज मुझे याद आ रही है, अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ी थी आज से कुछ 10-12 साल पहले, लेकिन आज वो मुझे याद आ गई, यहाँ पर आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक हिंदू प्रोवर्ब है, उसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि एक पुरुष को एक महिला को कभी एक गुलाब के फूल से भी नहीं मारना चाहिए। यू नो कि नेवर हिट ए मैन शुड नेवर हिट ए वुमन इवन विथ ए रोज़। तो वायलेंस जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल है ही नहीं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
और होता ये है सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि खास करके जब एक बहू के ऊपर ऐसी चीज़ें जब होती हैं हस्बैंड के द्वारा या फिर उनके परिवारजनों के द्वारा, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो जो लड़की है उसके परिवार वाले लोग कहते हैं कि थोड़ा और संभल जाओ, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इट्स ऑल अबाउट हैबिट। एक बार आपने किसी चीज़ को टॉलरेट किया तो सेकंड टाइम वो चीज़ होगी, फिर थर्ड टाइम। मीन्स अच्छी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन नेगेटिव चीज़ें जो हैं, इस प्रकार के वायलेंस हैं या फिर रिस्पेक्ट ना देना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आगे जाकर एक बहुत बड़ा भयानक स्वरूप ले लेती हैं। एंड यू वोंट बिलीव, सबसे बड़ा जो इश्यू है दैट इज़ अबाउट लिसनिंग, राइट? लिसनिंग इज़ द मेन कल्प्रिट। लैक ऑफ लिसनिंग, एक आपका मित्र हो या फिर आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, बिजनेस में है, ये यू विल फाइंड दिस थिंग कि लिसनिंग को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया है। और आज रिसर्च ये कहती है कि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, स्पीकिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो लिसनिंग। लिसनिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर लिसनिंग ना होने की वजह से ही बहुत सारे डिवोर्स के केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ डिवोर्स के नहीं, दो लोगों के बीच में जो झगड़े हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, एक व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे सुनते ही नहीं हो, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिसनिंग एबिलिटीज़। सो दिस आर द थिंग्स, मीन्स बहुत सारे इसके रूट कॉजेज हैं, राइट? बट व्हाट वी फाइंड इज़ कि ये प्रॉब्लम जो है ये सोसाइटी को मिलकर सॉल्व करना है, ये परिवार को समझना होगा। कुछ चीज़ें जो हैं वी कैन सेट आउट कि कुछ चीज़ें हम लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। और वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी हस्बैंड ने वाइफ पर कोई हाथ उठाया है तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको उतना ज़्यादा मीन्स आप उसको रोकेंगे नहीं या फिर आप उसके ऊपर एक स्टैंड नहीं लेंगे तो फ्यूचर में इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द लेडी, फॉर द वाइफ। तो दिस आर द थिंग्स। अब सरकार इस पर लॉ लेकर आए या फिर इसमें कुछ भी करे, आई डोंट थिंक सो सरकार से ये चीज़ जो है वो सॉल्व होगी, ये सोसाइटी को ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और सेम थिंग हैपन्स विद, जब पुलिस के पास भी जाएंगे तो या तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, कोर्ट्स के पास जाते हैं तो कोर्ट्स के पास भी उतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं मीन्स ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोई एक जगह से सॉल्व नहीं, इसको हर एक क्षेत्र में अगर बदलाव आएंगे तब जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो पाएगी। अनश्योर पे आउट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन गुजरात में जो है तो एक ऑर्डर दिया है कि एक इंश्योरर टू पे ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी with interest to a customer after it has denied the claim by saying the claimant's vegetarian diet caused the underlying complication। एक व्यक्ति जो है वो वेजिटेरियन था तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये बता दिया कि क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं इसकी वजह से आपको ये हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हुए हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। इस प्रकार की चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो किस प्रकार से, मीन्स आपको इंश्योरेंस जब वो मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचना चाहते हैं तब आपको बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब आप क्लेम करेंगे तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालेंगे कि कैसे आपको वो पैसे जो हैं, आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट कैसे हो जाए, उसको लेकर पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। 2020-21 में 515 मिलियन लोग हमारे देश में हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारे देश का जो है दैट इज़ 55%। कि अगर 1 लाख का बिल हुआ हॉस्पिटल में तो आज भी सिचुएशन ऐसी है कि 55,000 रुपीज़ जो है वो आपके खर्च आपकी जेब में से जाएंगे, बाकी के पैसा इंश्योरेंस से कवर होंगे। ग्लोबल एवरेज कितनी है? 18%। कि अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो 1 लाख का खर्च हुआ तो यू विल पे ऑन एन एवरेज 18,000, और हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स हो गया ये 55,000। तो हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल एक्सक्लूजन्स एंड को पेमेंट्स। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस और एक्सक्लूजन्स होते हैं। एग्जेम्पशंस इन द सेंस कि ये चीज़ हम कवर नहीं करेंगे, वो चीज़ कवर नहीं करेंगे, नहीं ये दिस इज़ नॉट कवर्ड बाय अस। छोटे छोटे फॉन्ट्स में वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, उनको पता है कि हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। हम वो
पाँच पाँच छः छः पन्ने छोटे छोटे वो लिखे हुए होते हैं, वो कोई पढ़ता नहीं है। वो सिर्फ एजेंट जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बता देता है, लेकिन जब हम क्लेम करते हैं तब पता चलता है कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और 2 दशक हो गए हैं हमारे देश में इंश्योरेंस मार्केट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन की गई है, लेकिन आज भी जो रिजल्ट हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। इसी के साथ दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये भी है कि कोविड के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, हेल्थ पॉलिसीज थी, मीन्स आई हैव ए हेल्थ पॉलिसी, लेकिन फिर वो हेल्थ कंपनीज जो हैं वो ऐसा कोविड जो है वो कवर नहीं करेगी। तो मीन्स वैसे सारी चीज़ें कवर होगी, लेकिन क्योंकि अब कोविड आ गया तो फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बिना हो गए। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, और फिर वो कुछ डिसाइड करेंगे नहीं आपको इसी हॉस्पिटल में जाना है, यही करना है, इस हॉस्पिटल में भले ही सेम जैसे खर्च हो लेकिन नहीं आपको इसी हॉस्पिटल में जाना है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए और वहाँ पर आप बीमार हो गया या फिर आपको चोट लगी और फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उस टाइम पर हमें पता चलता है कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमें कवर नहीं करता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स बैड विथ आवर इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो IRDAI जो इंश्योरेंस को देखता है, इंश्योरेंस कंपनीज को देखता है, तो उसको इस पूरी इंडस्ट्री को नज करने की ज़रूरत है, और क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, उसमें क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन लाने की भी ज़रूरत है। ऊषा एट IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सितंबर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फाइनल वार्निंग दी गई थी कि आप या तो इलेक्शंस करवाइए या फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। इट वाज सेड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं फाइनली, और PT ऊषा एक रनर थे हमारे। तो PT ऊषा जो हैं अब वो हेड बन चुके हैं IOA के, इज द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। 10 दिसंबर को ये इलेक्शन जो हैं इलेक्शंस आर ड्यू ऑन 10 दिसंबर, और वो सिर्फ सोल कैंडिडेट हैं, तो शी इज़ गोइंग टू बी, ऑफकोर्स वो अकेले कैंडिडेट हैं, तो शी इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। हमारे देश में स्पोर्ट्स जो हैं उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिक्स होता है, और पॉलिटिकल जो हैवी वेट्स होते हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर लंबे समय तक बैठ जाते हैं। वहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को बैठना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो बैठ जाते हैं। और 95 ईयर्स की जो हिस्ट्री IOA की, तो उसमें पहली बार एक लेजेंडरी एथलीट, फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट ओलंपियन एंड फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो है वो अब इसके हेड बनेंगे। 4 टाइम एशियन गेम्स चैम्पियन हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं PT ऊषा, तो उन पर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है। अब कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स ने भी कई बार जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं उनको पनिश किया है, और नेशनल स्पोर्ट्स कोड हैं, IOC चार्टर हैं हमारे देश में, लेकिन आज भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतना ख़ास कोई है नहीं। लेट्स होप कि अब चीज़ें चेंज होगी। ये जो इलेक्शंस जो हैं, तो ये इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज L नागेश्वर राव साहब जो हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये इलेक्शंस होंगे, और 77 मेंबर की स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल कॉलेज हैं। 25% जो हैं इसमें फॉर्मर एथलीट्स हैं, और 39 इसमें महिलाएं हैं, और 38 मैन हैं। पहली बार महिलाएं ज़्यादा हैं कंपेयर टू मैन। तो अब PT ऊषा जो हैं तो वो अब यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठेंगे, तो हम यही आशा रख सकते हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या फिर स्पोर्ट्स सेक्टर में चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी हमेशा हमेशा के लिए, और हमारा देश जो है वो एक स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री जो है, स्पोर्ट्स लविंग एंड स्पोर्ट्स प्लेइंग कंट्री जो है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। And that's everything from my side. Thank you very much. Do support Mission Life. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.